गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं श्याम बिहारी गुप्ता गाया गाइडेंस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, संविधान एक जीवंत दस्तावेज। दोस्तों, संविधान के बारे में हम लोग प्रथम अध्याय में पढ़ चुके हैं। संविधान क्या है, संविधान क्या है, संविधान का निर्माण कैसे होता है, संविधान का निर्माण हमारा जो संविधान सभा किया है वो किस प्रकार से किया है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यानी जीवंत दस्तावेज कहने का मतलब है एक जीता जागता दस्तावेज, जीता जागता दस्तावेज। इसका मतलब यह नहीं है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि क्या वो खाता है, क्या वो पीता है? नहीं, न तो वो खाता है न तो वो पीता है। निसंदेह वो बोलता है। संविधान के अंदर जो बातें लिखी गई है वो हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देता है, बहुत सारे सवालों का जवाब देता है। साथ ही साथ यह भी हमको बताता है कि किस तरह से कानून का निर्माण किया जाता है, हमारी शासन व्यवस्था किस प्रकार से चलाई जाती है, इसके बारे में हमको निर्देश देता है। यहाँ पर जीवंत कहने का मतलब है कि वक्त के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलाव, यानी वक्त के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार यदि हमारे संविधान में परिवर्तन होता है तो उसके लिए वो कितना सामर्थ्य है, वो मूल दस्तावेज को बनाए रखने में कितना सामर्थ्य रखता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग संविधान एक जीवन दस्तावेज के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। संविधान एक जीवन दस्तावेज पढ़ने के बाद हम क्या क्या बातें जान पाएंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। संविधान जो है, संविधान में हमेशा बदलाव करने की जो परिस्थितियां होती है उसके बारे में हम लोग यहाँ से विस्तार पूर्वक से जान पाएंगे। हम लोग यह भी जान पाएंगे कि संविधान में कई ऐसे संशोधन हुए हैं जिसके कारण बहुत सारे परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है और उसके कारणों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। संविधान में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे विस्तार पूर्वक से जान पाएंगे। संसद जो हमारा संविधान है उसमें न्यायपालिका किस तरह से उसकी सुरक्षा व्यवस्था को कायम रखती है, किस तरह से उसकी व्याख्या करती है, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थिति के अनुसार इसमें समय समय पर परिवर्तन होते आ रहा है, इसके भी बारे में हम लोग यहाँ पे जान पाएंगे। अब आगे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं? तो नहीं, संविधान जो है अपरिवर्तनीय नहीं होते हैं। कभी कभी परिवर्तनीय भी होते हैं, कभी कभी अपरिवर्तनीय भी होते हैं। परिस्थिति के अनुसार सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के कारण हमारे जो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें संविधान को बदला गया है। उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं सोवियत रूस को। सोवियत रूस 74 वर्षों के दौरान वो लगभग 4 बार अपने संविधान को बदला है। 1918 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में और 1977 ईस्वी में ये जो सोवियत संघ है वो अपने संविधान को बदला है। 1991 ईस्वी में कम्युनिस्ट का जो सत्ता होता है वो समाप्त हो जाती है और समाप्त होने के बाद और जो सोवियत गणराज्य होता है बिखर जाता है। अंतुगतवा 1993 ईस्वी में एक नए सोवियत रूस की गठन किया जाता है और साथ ही साथ गठन करने के बाद वहाँ पे एक नया संविधान को लागू किया जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांस के बारे में। फ्रांस में 200 वर्षों के बाद 200 वर्षों के दौरान वहाँ पे 5 बार संविधान को बदला गया। फ्रांस में 1773
1848, 1875, 1946 और अंततः वहाँ 1958 में एक और संविधान के साथ 5वें गणतंत्र की स्थापना की गई। यानी कि जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर 10 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 50 वर्षों के बाद वहाँ के संविधान को बदल दिया गया है। लेकिन अब हम लोग चर्चा करते हैं, भारत की ओर नज़र रखते हैं। जब भारत की ओर नज़र रखते हैं, भारत का संविधान जो है, संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो कैबिनेट मिशन के आधार पर 1946 ईस्वी में किया गया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के साथ संविधान सभा की कार्रवाई को प्रारंभ किया गया। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। हमारा जो संविधान सभा है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान को अंगीकार कर लिया और अंतोगत्वा 26 जनवरी 1950 को औपचारिक तौर से संविधान को लागू कर दिया गया। जब संविधान को लागू कर दिया गया तब से आज तक हमारा 71 वर्ष बीत चुका है और इसके दौरान अभी तक संविधान में को बदला नहीं गया है, इसमें सिर्फ संशोधन किया गया है। तो क्या कारण है कि आज तक हमारा जो भारतीय संविधान है उसको अभी तक कभी बदला नहीं गया है? क्या यह इतना पावन दस्तावेज है कि इसमें संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है? क्या यह इतना आदर्श है कि इसमें संशोधन हो ही नहीं सकता? क्या हम कह सकते हैं ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा जो संविधान निर्मात्री के जो सदस्य थे वो इतने दूरदर्शी थे कि भविष्य के बारे में उन लोगों ने उसमें बहुत सारे तरकीब ला दिए कि जैसे जैसे भविष्य बदलेगा वैसे वैसे हम अपने संविधान में परिस्थिति के अनुसार हम बदलाव कर सकते हैं। इसलिए हमारा जो संविधान है आज नहीं बदला है, सिर्फ इसमें क्या हो रहा है, संशोधन हो रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि भारतीय संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहते हैं। आखिर यह जीवंत दस्तावेज है क्यों, इसके बारे में हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। भविष्य में आने वाले चुनौतियों के समाधान में भी सक्षम है। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारा संविधान है, जो संविधान के जो निर्माता थे वो बहुत ही दूरदर्शी थे और वो उन लोगों ने बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जो उनके अंदर अनुभव आया उस अनुभव को अपने संविधान में लिखा। भविष्य के बारे में भी, भविष्य में जो चुनौतियां आने वाला है उसके भी बारे में उन लोगों ने सोचा कि आगे आने वाले समय में क्या क्या समस्याएं आएगी। उसके अनुरूप उन लोगों ने संविधान में प्रावधान लाया। साथ ही साथ जो उस समय समस्याओं का समाधान, उस समय की समस्याओं की समाधान, यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसके दौरान भी बहुत सारी समस्याएं थी, उस समय बहुत सारे परिस्थितियां थी, उसको भी हल करने का उन लोगों ने प्रयास किया। जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमारा देश का बंटवारा हो गया था, खूनी खेल खेला गया था, हिंसक घटनाएं हो रही थी, सांप्रदायिक घटनाएं हो रही थी। हमारा अधिकांश जो जनसंख्या था वो शिक्षा का उनका स्तर जो था दयनीय था। बहुत सारी जनसंख्या जो थी गरीबी से जूझ रही थी। इन सभी समस्याओं का हल उन लोगों ने उसी समय संविधान में कर दिया। साथ ही साथ जो हमारे देश में जाति प्रथा थी उसको भी आरक्षण दे करके उसको ऊंचा स्तर करने के लिए उनको आरक्षण देने का प्रावधान हमारे संविधान में लाया गया। इसके बाद सरकारों के कामकाज की रूपरेखा, जो संविधान निर्मात्री थे वो उसी समय सरकार की क्या कामकाज का क्या रूपरेखा होगा उसको भी उसमें समाहित कर दिया कि केंद्र की शक्ति क्या होगी, राज्य सरकार की शक्ति क्या होगी, उन दोनों के शक्ति का बंटवारा उन लोगों ने कर दिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान संशोधन की विभिन्न तरीके। संविधान के विभिन्न तरीके क्या हैं? उन लोगों ने हमारे जो संविधान के निर्माता करने वाले थे वो इतने दूरदर्शी थे कि वो जानते थे कि जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगा,
जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे हमारे संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होगी। और उन लोगों ने संविधान में संशोधन करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे तरीके अपनाए। अगर कोई सामान्य मसला का अगर कोई कानून हो तो उसको साधारण बहुमत के आधार पर उसमें संशोधन कर दिया जाएगा। अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय हो तो उसको विशेष बहुमत के आधार पर हम उसका संशोधन करेंगे। इस तरह का हमारे संविधान में संशोधन करने का तरीका लाया गया ताकि हम हमेशा संविधान को अप टू डेट रख सकें, साथ ही साथ संविधान में संशोधन किया जा सके। अब संशोधन के नाम पर यह ना किया जाए कि उसको पूरे संविधान को ही बदल दिया जाए, इसलिए कहीं लचीला व्यवस्था अपनाया गया तो कहीं कठोर व्यवस्था अपनाया गया। अब आगे हम समय के अनुसार यथोचित बदलाव की भी संभावना है, यानी कि हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोग सोचे कि जैसे जैसे हमारा परिस्थिति बदलेगा, वक्त बदलेगा, वैसे वैसे नया युग आएगा, नया लोग आएंगे, नए वैचारिक स्थिति आएगी, उस स्थिति के अनुसार हम अपने संविधान में बदलाव कर सकते हैं। संविधान निर्माताओं ने सबसे महत्वपूर्ण बात रखा कि जो संविधान का दर्जा है समान कानून से ऊपर रखा। समान कानून से ऊपर रखने का मतलब है कि जो हम जिस नियम कानून से चल रहे हैं, जिसके अनुसार हम शासन व्यवस्था को स्थापित किए हैं, प्रशासन को चला रहे हैं, उससे हमारा जो संविधान है ऊपर है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है एक जीवंत दस्तावेज है। अब आगे हम एक छोटे से बच्चा का प्रश्न ले लेते हैं। मुझे यह बात समझ नहीं आती कि कोई संविधान लचीला या कठोर कैसे होता है। क्या संविधान की कठोरता या उसका लचीलापन उस काल की राजनीति से तय नहीं होता? देखिए, बच्चा तो बहुत छोटा है, लेकिन यह सवाल बुद्धिजीवियों जैसा करता है कि इस सवाल का हम लोग हल इस प्रकार से देखेंगे। लचीला कहने का मतलब है परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि। कठोर कहने का मतलब है अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सशक्त रवैया। यानी कि अगर कोई साधारण सामान्य कानून में अगर संशोधन करना है, संशोधन करने में अगर किसी की शक्ति का हनन नहीं होता है, किसी का अधिकार का हनन नहीं होता है, किसी को ठेस नहीं पहुंचता है, तो ऐसे कंडीशन में जो हम संशोधन करेंगे वो व्यवस्था जो कहलाएगी लचीला कहलाएगा। साथ ही साथ अनावश्यक अगर कोई हम संविधान में संशोधन करते हैं तो अगर उसके प्रति हम सशक्त रवैया अपनाते हैं, कोई हमारे संविधान में अगर अनावश्यक संशोधन करना चाहता है, मान लीजिए जो सत्ता पक्ष है, अगर वो अपने स्वार्थ खातिर अगर वो संशोधन करना चाहता है तो उसको रोकने के लिए हमारे संविधान में प्रावधान बनाया गया और उस प्रावधान को ही हम कहते हैं कि अनावश्यक परिवर्तनों को रोका जा रहा है। तो वो वहाँ पर हमारा जो संविधान हो जाता है कठोर हो जाता है, उसकी रवैया जो हो जाती है कठोर हो जाती है। हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे इसको कि मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे जो दोस्त मित्र हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बाहर रहते हैं और बाहर रह करके वो वहाँ पर उनको खाने और पीने और रहने के लिए, ट्यूशन कॉपी किताब खरीदने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता होती है। तो उसको पैसा जो है गार्जियन जो है उनके वो दे देते हैं। लेकिन अगर उनको इच्छा करती है कि हमको अगर किसी गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना है या किसी बॉयफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट करना है, इसके लिए अगर अपने गार्जियन से पैसा मांगते हैं तो वहाँ पर गार्जियन जो है स्पष्ट रूप से मना कर देता है, ना बाबा ना, हम ऐसे के लिए पैसा नहीं देंगे। तो वहाँ पर उनके जो गार्जियन होते हैं सशक्त रवैया अपनाते हैं। और तो वही स्थिति जो है हमारे संविधान में भी होता है। अगर कोई
सामान्य कानून का अगर कोई मसला हो, सामान्य अगर कोई संशोधन करना हो, तो उसके लिए हमारा जो संविधान है एक विशेष साधारण बहुमत के आधार पर उसमें वो संशोधन कर देता है। वहाँ पे हमारा संविधान जो है लचीला हो जाता है। लेकिन अगर कोई महत्वपूर्ण विषय है, अगर उसमें संशोधन करना है, तो वहाँ पे हमारा जो संविधान है ये कठोर रवैया अपनाता है। विशेष बहुमत की उसकी आवश्यकता होती है और उस आधार पर वहाँ पे संशोधन होता है। यानी कि उसको दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। लोकसभा में भी बहुमत की आवश्यकता होती है और राज्यसभा में भी बहुमत की आवश्यकता होती है, तभी जाकर के उसमें परिवर्तन होता है। कि यानी कि जो विशेष महत्वपूर्ण विषय होगा उसके लिए हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया कि उसको कठोर स्थिति लाई गई ताकि साधारण बहुमत के आधार पर उसको संशोधन न किया जा सके। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है। संविधान संशोधन करने का 3 प्रक्रिया है। संविधान संशोधन करने का 3 प्रक्रिया है। इसको हम लोग चार्ट के माध्यम से देखते हैं। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। दूसरा है संसदों के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर अनुच्छेद 368 के अनुसार उसमें संशोधन किया जाता है। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की समर्थन द्वारा संशोधन अनुच्छेद 368 के अनुसार किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब अगर साधारण बहुमत के आधार पर कोई संशोधन होता है तो उसको हम लोग साधारण बहुमत के आधार पर अगर संशोधन होता है तो सामान्य मामला माना जाता है। समान कानून के मामले में ऐसा संशोधन किया जाता है। यह संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं आता है, ये इससे बाहर होता है। अनुच्छेद 368 के अनुच्छेद के तहत जो विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन होता है वो आता है और साथ ही साथ विशेष बहुमत और आधे राज्यों का जो समर्थन होता है वो भी अनुच्छेद 368 के आधार पर होता है। यानी कि यहाँ ये जो है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार हर कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संविधान में संशोधन करने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर आप बताएंगे 3 तरीके हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के अनुसार कितने तरीके हैं, तो 2 तरीके हैं। एक है विशेष बहुमत के आधार पर और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के आधार पर, तभी हम उसमें संशोधन कर पाएंगे, अदरवाइज संशोधन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 368 अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन की व्यवस्था का व्याख्या करता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे, इसके विस्तार पूर्वक से हम लोग बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, यानी कि संसद में जो जितने भी सदस्य उपस्थित रहते हैं उसमें से आधे से अधिक सदस्य का अगर समर्थन प्राप्त हो तो ऐसे कंडीशन में हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, उस विधेयक में संशोधन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जो साधारण बहुमत के आधार पर जो है वो अनुच्छेद 368 से बाहर होता है, ये उसके अंतर्गत नहीं आता है। यानी कि लोकसभा में जितने सदस्य उपस्थित हैं उसमें से अगर आधे सदस्य अगर उसका समर्थन कर देते हैं और तब वो विधेयक वहाँ पारित हो जाता है। और साथ ही साथ राज्यसभा में भी यदि आधे से अधिक सदस्य अगर उसका समर्थन कर देते हैं तो वहाँ से भी बहुमत पारित हो जाता है और वो विधेयक जो है कानून बन जाता है। अब आइए जैसे हम लोग देख लें कि राज्यों का निर्माण करना है, राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना है, राज्यों के का नाम में चेंजिंग करना है, तो इन सभी में साधारण सामान्य बहुमत के आधार पर हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमको बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यानी कि विधान परिषद है, तो अगर विधान परिषद को बनाना है या विधान परिषद को समाप्त करना है तो ऐसे कंडीशन में भी हम साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कर देते हैं। साथ ही साथ संसद के जो वेतन होता है, भत्ता होता है, उसके भी बारे में अगर राजभाषा के प्रयोग के भी बारे में अगर हमको संशोधन करना है तो साधारण बहुमत के आधार पर हम संशोधन कर देते हैं।
अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन हम कैसे करेंगे कि जब संसद में जितने भी सदस्य होते हैं उसमें आधे से अधिक लोगों का समर्थन हो और मतदान करने में भी 2/3 बहुमत हो, तब जाकर के उसमें संशोधन होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे समझते हैं, लोकसभा सदस्य की संख्या 545 है, तो आधे से अधिक यानी कि 50+1 अगर सदस्य अगर उसमें समर्थन दे देते हैं, यानी कि 273 सदस्य समर्थन दे देते हैं, और जो सदन में उपस्थित हैं सदस्य वो उसमें मतदान के दौरान 2/3 बहुमत के साथ अगर पक्ष में मतदान कर देते हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो संशोधन हो जाता है, संविधान में संशोधन हो जाता है। साथ ही साथ अगर लोकसभा में संशोधन हो जाता है तो हम राज्यसभा में भी उसी प्रकार से संशोधन होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यानी कि राज्यसभा का टोटल सदस्य कितने होते हैं? 245, तो आधे से अधिक 50+1 यानी कि 123 होगा, और 123 होगा अगर जो राज्यसभा में सदस्य उपस्थित हैं उनका मतदान जो होना चाहिए 2/3 पक्ष में होना चाहिए। अगर पक्ष में है तब जाकर के उसमें संशोधन होगा। यानी कि राज्यसभा में मान लीजिए कि 200 सदस्य हैं, तो इसमें जो है 2/3 बहुमत जो है 2/3 जो सदस्य होंगे उनका समर्थन उसमें होना चाहिए। उसी प्रकार से लोकसभा में भी अगर मान लीजिए कि 400 सदस्य उपस्थित हैं, तो इसका 2/3 लोगों का समर्थन यस में होना चाहिए, तभी जाकर के विशेष बहुमत से संशोधन हो पाएगा, अन्यथा उसमें संशोधन नहीं होगा। संशोधन जो है राज्यसभा में और लोकसभा में दोनों में स्वतंत्र रूप से पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत के आधार पर जो संशोधन होता है इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि राज्यसभा में भी पारित होना चाहिए और लोकसभा में भी पारित होना चाहिए। जब पारित हो जाता है तभी कोई विधेयक अधिनियम बनता है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे विशेष बहुमत प्लस राज्यों द्वारा अनुमोदन। यानी कि जो विशेष बहुमत है वो तो होगा ही होगा, लेकिन राज्यों जो संपूर्ण भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में से आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए। जब आधे राज्यों का समर्थन होगा तभी उस विधेयक में संशोधन होगा। तो इस तरह के संशोधन जब अगर किसी राज्य के शक्ति का अगर कोई बात हो तो वैसे कंडीशन में इस तरह का संशोधन किया जाता है। यानी कि राज्य के शक्ति का अगर कोई बात हो, अगर उसके शक्ति को कम करना हो या उसके शक्ति को बढ़ाना हो, तो उसमें राज्य की सहमति होनी चाहिए, तभी उसमें संविधान में संशोधन हो पाएगा, अन्यथा संशोधन नहीं होगा। क्योंकि हमने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। संघात्मक शासन व्यवस्था कहने का मतलब है कि जो सरकार है वो एक केंद्र की सरकार न होकर के इकाइयों की अगर सरकार होती है तो उस व्यवस्था को हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारा जो संविधान है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो शक्तियां है उसका वो बंटवारा कर दिया है। जब बंटवारा कर दिया है तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ऐसे कंडीशन में राज्य का भी सहमति होना चाहिए। अगर राज्य से संबंधित अगर कोई शक्ति का संशोधन करना है तो उसमें जो है कि राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का मतलब कि पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से आधे राज्यों का उसमें समर्थन होना चाहिए, तभी उसमें संशोधन होगा, अन्यथा उसमें संशोधन नहीं होगा। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे निष्कर्ष में। देखिए, हम लोग जब साधारण अगर कोई सामान्य मुद्दा हो, अगर कोई सामान्य कानून में संशोधन करना हो जिससे कि किसी प्रकार का कोई क्षति न हो, किसी की शक्ति का ह्रास न हो, अगर ऐसा है तो वहाँ पे हम लोग साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कर देते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष महत्व का अगर विषय है, अगर उसमें संशोधन करना है तो वहाँ पे हम विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन
करते हैं, विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो विशेष महत्व का है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी जो सत्ता पक्ष होगी वो निरंकुश हो जाएगी और हमारी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है वो अमर्यादित हो जाएगी। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने संशोधन में यह प्रावधान लाया। साथ ही साथ जो विशेष बहुमत का जो है ही, साथ ही आधे राज्यों का भी समर्थन होना चाहिए। ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी केंद्र सरकार जो है राज्य की शक्ति को कम न कर सके, जो संघीय ढांचा है उसको वो विखंडित न कर सके। इसके लिए प्रावधान लाया गया कि अगर किसी तरह अगर राज्य से संबंधित कोई मसला है, मुद्दा है, उसके अधिकार और शक्ति का अगर कोई प्रावधान है तो उसमें राज्य का सहमति होना चाहिए। अगर सहमति नहीं रहेगा तो वहाँ पे संशोधन नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग इसको देख लेते हैं, संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों को भी अधिकार दिया गया। संशोधन की प्रक्रिया काफ़ी हद तक कठोर होने के बावजूद लचीला भी है। यानी हमने देखा अभी कि अगर अगर कोई कानून है, अगर उसमें संशोधन करना है तो हम उसको साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कर देते हैं, वहाँ पे वो लचीला हो जाता है। लेकिन कोई विशेष महत्वपूर्ण महत्व का अगर कोई विशेष विषय है तो वहाँ पे विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो संविधान होता है कठोर हो जाता है। शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन की प्रक्रिया अव्यवहारिक नहीं, यानी कि हम जो है कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं वो अव्यवहारिक नहीं है, क्योंकि संशोधन का जो प्रक्रिया है कहीं ज़्यादा अगर हम कठोर रखेंगे तो ऐसा ना हो कि हम संविधान में संशोधन ही ना कर पाएँ। तो इसीलिए इस तरह का व्यवस्था यहाँ लाया गया। भारतीय संविधान कठोरता तथा लचीलेपन का अभूतपूर्व संयोजन है। यानी कि ये जो हमारा भारतीय जो संविधान है ये कठोरता का और लचीलापन का एक ऐसा समायोजन है कि इसके चलते हम अगर कोई सामान्य कानून का कोई मसला है तो उसमें साधारण बहुमत के आधार पर संशोधन कर देते हैं। अगर कोई विशेष महत्वपूर्ण कोई विषय है तो उसको हम विशेष बहुमत के आधार पर संशोधन कर देते हैं। अब हम लोग गृह कार्य ले लेते हैं। भारतीय संविधान आज 71 वर्षों बाद भी निरंतर कार्य कर रहा है। इसके क्या कारण आप समझ पाए हैं? तो इसके बहुत सारे कारण हम लोगों ने शुरू में ही चर्चा कर दिया कि 71 वर्ष के बाद भी हमारे संविधान को क्यों नहीं बदला गया। साथ ही साथ भारत के संविधान संशोधन हेतु कितने प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। तो भारतीय संविधान को संशोधन करने के लिए हम लोग 3 प्रक्रियाएं अपनाते हैं। पहला साधारण बहुमत के आधार पर, दूसरा विशेष बहुमत के आधार पर और तीसरा जो है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के समर्थन के आधार पर संशोधन करते हैं। हम लोग विस्तार पूर्वक से अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण है। इस कथन से क्या आप सहमत हैं एवं क्यों? अगर आप सहमत हैं तो क्यों सहमत हैं, इसके भी बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से चर्चा कर चुके हैं। हम लोग इसी जोश के साथ अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे। तब तक लिए धन्यवाद।